हेलो दोस्तों, आज हम इस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जो ना कि सिर्फ लीगली बल्कि इंसानियत, इंसाफ और समाज के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। क्या भारत में डेथ पेनल्टी एबॉलिश होनी चाहिए या नहीं? हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे दोस्त एडवोकेट फिरोज़ अंसारी। हेलो, कैसे हो आप? शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। देखो एडवोकेट फिरोज़, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं डेथ पेनल्टी एबॉलिश होनी चाहिए या नहीं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेथ पेनल्टी एबॉलिश नहीं होनी चाहिए। ओके, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि डेथ पेनल्टी एबॉलिश होनी चाहिए। तो ये रीज़न की वजह से हम आमने सामने बैठे हैं। ठीक है। आप बताइए कि एबॉलिश क्यों होनी चाहिए? एक बहुत बेसिक सा रीज़न है कि ये प्री इंडिपेंडेंस कॉलोनियल प्रैक्टिस है। अच्छा, तो ये कानून जो है हमने ब्रिटिश से लिया, ये बोलना चाह रहे हो आप? देखो, ऑब्वियस सूली पे चढ़ाने वाले हाँ, सूली पे चढ़ाने वाला कानून जो है हमने ब्रिटिश से बोरो किया। ये जो प्रैक्टिस है डेथ पेनल्टी की, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर करने का जो काम है वो ब्रिटिशर्स ने किया है। ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ने किसके अगेंस्ट में किया है? ये हमारे फ्रीडम फाइटर के अगेंस्ट, हमारे फ्रीडम फाइटर्स हमारे हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। हाँ, तो और हम लोग ब्रिटिशर्स की उसी लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। तो फिर हमको क्या करना चाहिए था? डेथ पेनल्टी कोई और मतलब तरीके से निकालना चाहिए था। जैसे ब्रिटिशर्स ने सूली पे चढ़ाया, फांसी दी, तो हमको डेथ पेनल्टी रखनी चाहिए थी, लेकिन उसको कोई और तरीके से डेथ पेनल्टी देनी चाहिए थी। ये बोलना चाह रहे हैं आप? नहीं, जो हैंगिंग की बात नहीं हो रही है, मोड ऑफ ऑपरेशन की बात नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि डेथ पेनल्टी को टोटली एबॉलिश कर देना चाहिए। बिल्कुल, मेरे हिसाब से पनिशमेंट मेरे हिसाब से डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। आपके हिसाब से एबॉलिश कर देना चाहिए। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आपको जो पैटर्न है, वो पैटर्न से आपको दिक्कत है? नहीं, पैटर्न जब एबॉलिश ही कर देंगे तो फिर उसमें पैटर्न का तो कोई सवाल ही नहीं है कि आप नहीं, आपने कहा ना कि ब्रिटिशर जो है, हाँ, उसकी लेगेसी हम लेकर चल रहे हैं। हाँ, वो लेगेसी ये बोलना चाह रहे हैं ना आप? वो लेगेसी लेके ही हम तो लोग कंटिन्यू मतलब कर रहे हैं हमको हमारी डेथ पेनल्टी निकालनी चाहिए अलग तरीके से। देखो, एक दो बेसिक्स को हमको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। कि जब हम लोग आज़ाद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंस मिल रही है, ठीक है, तो हम लोग एक डेमोक्रेसी बन रहे हैं। डेमोक्रेटिक कंट्री है, हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन रहे हैं और आज अराउंड 80 ईयर्स के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या एडवांसमेंट किया है ह्यूमन राइट्स को लेके? नहीं, ह्यूमन राइट्स नहीं। अब रही बात, देखो डेथ पेनल्टी दी क्यों जाती है? मास मर्डर हो, टेररिज्म हो, या ब्रूटल मर्डर हो, या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, या कैप्शन को ऐसे ले लेते, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस। जब ऐसे केसेस हो तो पनिशमेंट क्या दी जाएगी? तो डेथ पेनल्टी इसलिए इनकॉर्पोरेट की गई है ना। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चन सिंह से आ रहा है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर का कॉन्सेप्ट बच्चन सिंह से आ रहा है 1980 में, 1980 में। 1980। ठीक। लेकिन सवाल ये है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जो डॉक्ट्रिन है वो कोई लीगल फ्रेमवर्क तो है नहीं। डॉक्ट्रिन है वो, ठीक। हाँ, वो एक डॉक्ट्रिन है, वो कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है। ठीक है। तो जो ट्रायल कोर्ट जो है, जब डेथ पेनल्टी अवॉर्ड कर रहा है किसी भी एक्यूज को, तो उसके सामने कोई स्ट्रक्चर लीगल फ्रेमवर्क नहीं है कि जिसके पर लीगल फ्रेमवर्क मतलब क्या चाहते हो आप? अगर उसने इतना घिनौना जुर्म किया है, अब देखो मैं इस बात पे एविडेंस की बात पे आ रहा हूँ। अगर एविडेंस कह रहा है तो किया है। हाँ, ठीक है, हम एविडेंस से चलेंगे। कानून तो कागज का जो है, कागज पे चलता है। ठीक है, ठीक है। तो एविडेंस बताता है कि वो इतना घिनौना जुर्म किया है किसी बच्ची के साथ, किसी बच्चे के साथ, या इनोसेंट लोगों के साथ, या टेररिज्म भी ले लो आप साथ में इसके। ऐसे बहुत सारे कैटेगरी है। तो जब अक्यूज ने इतना बुरा काम किया है तो उनको फिर क्या किया जाए उनके साथ? आप ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हो, उससे पहले आप ये बताओ कि आप क्या सोचते हो, क्या किया जाए? ह्यूमन राइट्स की तो अभी कोई स्पेसिफिक टॉपिक अभी आया नहीं ह्यूमन राइट्स का, ठीक है। बिल्कुल। अभी हम लोग ना एविडेंस पे बात करते हैं। एविडेंस कह रहा है कि उसने ये काम किया है, कोर्ट के सामने, जो मतलब इंसानियत को शर्मसार कर दिया उसने। हाँ, उसको मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी फिट हो रहा है। वो सांचा जो बना है बच्चन सिंह में, वो सांचे में वो फिट हो रहा है। तो फिर अब आप क्या चाहते हो कि मतलब वो ऐसा एविडेंस आने के बाद भी उसको छोड़ दिया जाए? नहीं, छोड़ने की कहीं बात नहीं हो रही है। फिर आप एबॉलिशन पे बात कर रहे हो। एबॉलिशन का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग एज अ डेमोक्रेटिक या फिर मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री हमको जो अडॉप्ट करना चाहिए वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक ठीक है। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट आप रखो, उसमें आप उसको परोल मत दो। अच्छा, अज्यूम कर लो, ये पैरोल वाले तो
ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में आ जाती है फिर चीज़ें। नहीं तो मतलब जब हम लोग मैक्सिमम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम पनिशमेंट का सिंपल सा उसूल है कि आप उसको लाइफ टाइम जेल में रख सकते हो। तो आपका ये बोलना है सिर्फ उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया जाए लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए। नहीं दिए। अच्छा, तो अब रही बात जो विक्टिम के हिसाब से हम देखेंगे, उसमें एक रीज़न ये जो है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो हम लोग मिस कर रहे हैं कि स्टेट किसी की जान ले रहा है। स्टेट अगर किसी ड्यू प्रोसेस से ले रहा है, ड्यू प्रोसेस से ले रहा है, ठीक है, ड्यू प्रोसेस से ले रहा है, बट ले रहा तो जान ही है ना। बिल्कुल, लेकिन उसने भी कई लोगों की जान ली होगी ना। देखो तो वो विक्टिम पर्सपेक्टिव से क्या देखा जाएगा, फैमिली पर्सपेक्टिव से क्या देखा जाएगा? वही पॉइंट हो गया कि अगर उसने किसी की जान ली है तो स्टेट भी उसकी जान लेगा। स्टेट जान ले रहा है, ठीक है, स्टेट जान ले रहा है, तो स्टेट क्या कर रहा है? स्टेट जस्टिस दे रहा है क्या? स्टेट अपना पावर डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना यहाँ पर। फिर जो डेटेरेंट स्टेट अपना पावर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किसी की जान ले रहा है। जो फिर वो अब इसमें देखो मतलब फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई एक आदमी ने किसी की जान लिया और स्टेट ने उसकी जान लिया, तो गांधी जी की नज़र में दोनों ने सेम काम किया है। नहीं, लेकिन हम इस मुद्दे पर जो बात कर रहे हैं ना, वो जैसे हम आपका पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे तो बेशक वो उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा, लेकिन मेरा ये बोलना है कि एक आदमी ने इतना घिनौना काम किया, चाहे वो कश्मीर का काम हो, कश्मीर में जो इनोसेंट लोगों की जान गई हो, चाहे वो मुंबई दंगों की बात हो, या चाहे दिल्ली की हो, या फिर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी दंगे हुए हो, या फिर ऐसा मास मर्डर हो, या फिर इस तरह से एक हीनस क्राइम हो जिसकी सज़ा जो है ना समझ में नहीं आती कि इसको कौन सी सज़ा दी जाए जिससे आने वाली पीढ़ी फर्स्ट ऑफ ऑल तो वैसे काम ना करे। दूसरी बात, जो आरोपी ने जो वैसे काम किया है उसका कुछ ना कुछ पनिशमेंट तो होना चाहिए ना। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी जाएगी, वो क्या करेगा? वो बस अब दूसरा आदमी ये सोचेगा कि भाई हमने भी ये काम कर लिया, अब हम भी जाएंगे, कन्विक्शन हुआ तो जेल में रहेंगे, जेल में जिएंगे, एंजॉय करेंगे। जैसे जेल में कोई एंजॉय नहीं कर रहा है, तो ये मिसकॉन्सेप्ट है कि लोग जेल में एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो पैसे वाले वो तो एंजॉय करते हैं, तो पैसे वालों को कहाँ मतलब कन्विक्शन हो रहा है, उनको डेथ पेनल्टी कहाँ हो रही है? चलो ठीक है, नहीं, पैसे वालों को डेथ पेनल्टी नहीं हो रही है ना। आप एक इंसिडेंस बताओ। नहीं, पैसे वालों को तो नहीं होती, नहीं हो रही है। पैसे वालों को बिल्कुल डेथ पेनल्टी नहीं हो रही है, बिल्कुल। लेकिन अब जो चीज़ें जो है ना, जब अक्यूज के अगेंस्ट में एविडेंस जा रहे हैं, अब मैं वही बात कर रहा हूँ वापस से आके कि डेथ पेनल्टी नहीं तो फिर थोड़ा सा रैंडम होते जा रहे हैं। एक मैं स्पेसिफिक बात करना चाहता हूँ कि डेथ पेनल्टी एबॉलिश करने का जो सबसे बेसिक रीज़न है वो यही है कि उसके काउंटर में जितने भी आर्गूमेंट आते हैं, यानी डेथ पेनल्टी को रिटेन करने के लिए जितने भी आर्गूमेंट है, उसके पास कोई डेटा नहीं है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी, उसके अगेंस्ट में हमारे पास डेटा अवेलेबल है कि अगर जैसे आपने ये कहा कि भाई लोगों को मैसेज जाना चाहिए, मैंने कहा कि एक तो डिटरेंट थ्योरी होनी चाहिए, हाँ, कि लोग ये करने से पहले सोचें, दूसरा आदमी सोचे। दूसरी बात ये कि विक्टिम पर्सपेक्टिव से आप क्या सोचते हो? देखो सबसे पहले कुछ हो गया उसके साथ ऐसा जो जिसके लिए वो कोई भी मतलब इंसान जो है ना सोच भी नहीं सकता है, और उसकी जान चले गई, तो फिर उसके बाद में क्या करना चाहिए? अब दो चीज़ें, सबसे पहले डिटरेंस की बात होती है। डिटरेंस की बात होती है कि भाई किसी और को फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए, किसी और को फियर ऑफ। अच्छा, अभी यहाँ पर हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस करते हैं ना कि फियर ऑफ लॉ होना चाहिए, ना कि फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। अगर फियर ऑफ लॉ तो होना ही चाहिए, फियर ऑफ लॉ अगर है होना चाहिए, फियर ऑफ लॉ जो फियर ऑफ पनिशमेंट उनको होना चाहिए जिन्होंने लॉ तोड़ा। हाँ ठीक है, तो जिसने लॉ तोड़ा उसको फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। और आप ये कह रहे हो कि किसी और भी इंसान को वो पनिशमेंट का फियर होना चाहिए, यही बात है? सबको होना चाहिए, मतलब पूरे स्टेट में हर किसी को वो फियर होना चाहिए, फियर होना चाहिए लॉ का, और फियर ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए मुजरिम को जिन्होंने गुनाह किया, जिन्होंने क्राइम किया। तो किसी और को फियर हो, इसके लिए आप किसी एक दूसरे इंसान को आप फांसी चढ़ा दोगे, तो फिर क्या किया जाए? फिर मतलब लॉजिक यही निकल गया है कि आप एक आदमी को फांसी क्यों चढ़ा रहे हो कि उसकी फांसी देख के कोई और इंसान जो है वो सबक लेगा। अच्छा, ब्रिटिश टाइम पे फांसी होती थी क्या नहीं होती थी? भाई ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स ही तो इंट्रोड्यूस किए ना। वो साल में कितनी फांसी देते होगे? 1925 से 1944 तक अराउंड डेटा है, एवरेज 577 एग्जीक्यूशंस हर साल हो रहे हैं। मतलब ब्रिटिश ने तकरीबन 577 बता रहे हो? 577 या 580, 550 पकड़ लेते हैं। हाँ, 550 कमो बेस एग्जीक्यूशन, लेस और मोर, हर साल ब्रिटिश
हिंदुस्तानियों के साथ में करते थे, हाँ जो बेगुनाह हिंदुस्तानी थे, अपने फ्रीडम के लिए लड़े। ऑब्वियसली वो लोग वो उनका जो प्रोस्पेक्टिव था, उनके प्रोस्पेक्टिव से, जैसे आपने टेररिज्म वर्ड यूज़ किया, तो टेररिज्म वर्ड इंट्रोड्यूस ब्रिटिशर्स ने किया 1990 में, 1919 में। अच्छा, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, उसमें उन लोगों ने एक लॉ भी लेकर आए। उस लॉ में ये है कि भाई अगर उनको सस्पिशन है तो ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन किसी भी इंडियन को अरेस्ट कर सकते हैं और 2 साल तक विदाउट ट्रायल कस्टडी में भी रख सकते हैं। अच्छा, ऐसा लॉ था। ऐसा लॉ था। अब उसके बाद से जब हम लोग 1925 से या 23 से और 44 का जब हम लोग डेटा देखते हैं, तो उसमें हर साल मतलब फर्स्ट ईयर में अराउंड 340 समथिंग एग्जीक्यूशंस हुए और 44 में अराउंड मोर देन 750 एग्जीक्यूशंस हुए। तो कंटिन्यूअसली वो लोग एग्जीक्यूशन बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा, बढ़ाते जा रहे थे। कंटिन्यूअसली हर साल हमारे execution कितने भारतीय उन्होंने मार दिए, मार- सूली पर चढ़ा दी। चढ़ा दिए हर साल का। आप एवरेज 577 मैं 550 पकड़ के मतलब रखता हूँ। वो आपके पास डेटा है ना ये चीज़ का? एकदम परफेक्ट। हवा में तो बात नहीं कर रहे कोई हो। हवा में बात नहीं हो रही। चलो ठीक है। तो आप- मैं ये आप- कह रहा हूँ कि ये एक ऐसी प्रैक्टिस जो itself is cruel and itself is barbaric, उसको हम लोग ने डेमोक्रेटिक कंट्री पे चलता कर। चलो, भारत ने कितने लोगों को डेथ सेंटेंस दिया इन 10 सालों में? कितने लोगों को सूली पे चढ़ाया, ऐसा मैं लेता हूँ। आपके पास डेटा है? नहीं, अभी पूरा एग्जैक्ट 10 साल का डेटा नहीं है। तो अंदाजा हर नहीं, साल। अभी अच्छा, हर साल कोई last आदमी, हर साल हाँ। कोई आदमी नहीं, सूली नहीं, पर? अभी पिछले 3 साल में तो कुछ भी नहीं हुआ है। पिछले 3 साल में कुछ भी नहीं, उससे पहले हुआ रहेगा। उससे पहले हुआ है। अच्छा, अब बात करते हैं हम कि जो जस्टिस की बात की जाती है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो भी लोगों के साथ में गलत हुआ, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, वो जो भी धर्म के हैं, उनके साथ में गलत हुआ, विक्टिम की बात, विक्टिम की बात कर रहा हूँ, उनकी फैमिलीज की बात कर रहा हूँ, तो जिन लोगों ने गलत किया इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, उन लोगों को सूली पर चढ़ाना चाहिए। ये एविडेंस है, उनको फेयर ट्रायल दिया जाता है, एविडेंस है तो उनको सूली पर चढ़ा दो। आपका ऐसा बोलना है कि नहीं, ये एबॉलिश होना चाहिए, उसकी जगह आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दो? ये आपका ओपिनियन। अच्छा, अब ये ओपिनियन को लेकर अगर हम देखेंगे कि जो एविडेंस कोर्ट के सामने आते हैं वो क्या इतने कॉन्क्रीट होते हैं? मेरे हिसाब से तो कॉन्क्रीट होते होंगे, तो ही जाके डेथ सेंटेंस मिलता होगा ना। हाँ, अब मैं ना इसमें ना थोड़ा सा मैं एक ऐसी मतलब एक चीज़ ऐड करूँगा जो एक लेमैन को नहीं पता है, जो बाहर सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है ना, उसको वो चीज़ नहीं मालूम है। देखो, सबसे पहले एविडेंस जो रिकॉर्ड होता है ना, ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड होता है। ट्रायल कोर्ट में होता है, ट्रायल कोर्ट में रिकॉर्ड हो गया, वही फिर हाई कोर्ट में फिर अपील वही चलती चीज़ में हाई कोर्ट में जाएगा, फिर वही चला जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट में। अब ट्रायल कोर्ट में एविडेंस के साथ साथ इमोशंस भी आते हैं। इमोशंस आते हैं, इमोशंस कोर्ट आते को हैं। इमोशंस, उसकी रीज़न है कि जो जज है ना एविडेंस रिकॉर्ड कर रहा है, हाँ, वो इमोशंस उसके सामने आते हैं। वो विटनेसेस को या फिर जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिलीज़ को, उनके फैमिली मेम्बर्स को, अगर वो लोग भी विटनेस हैं तो वो सारे विटनेसेस को पर्सनली देख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उसके साथ में जो इमोशंस आ रहे हैं ना, तो सबकॉन्शियसली वो इमोशंस कहीं ना कहीं उस ट्रायल जज के उसके माइंड में बैठ गए हैं। बिल्कुल बैठते हैं, क्योंकि बैठते वो हैं। सारी चीज़ें लेकिन एविडेंस के आधार पे होती है ना सारी क्या चीज़ें। हो रहा है, हाँ भाई, अब हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो अब वो सबकॉन्शियसली उसके दिमाग में तो वो इमोशंस आ चुके हैं कि भाई किसी के साथ गलत हुआ है। तो अब उसका जो जजमेंट है वो जज सेंट्रिक हो जा रहा है। अब वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर के डॉक्ट्राइन पे नहीं जा रहे हैं। अब वो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस और एग्रेवेटिंग पे जाता है, सर्कमस्टांसेस में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इमोशंस आ गए। अब वो इमोशंस आ गए। ये ट्रायल तो जजेस के फिर साथ हो रहा है। फिर आप ये बोल रहे हो, ये तो मैं मानता हूँ, हाँ, जज भी इंसान है, इंसान वो है। भी ह्यूमन बीइंग है, हाँ, वो कहीं ना कहीं इमोशंस आते होंगे। तो फिर क्या फाइनल ऑर्डर किसी और से दिया जाए? अब हाँ नहीं, अब इसमें क्या होगा ना, जो अभी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें, जो प्रोसीजर हम लोग इसी पर रहते हैं कि अब वो इमोशंस तो आ गए साथ में, तो अब उसका जो जजमेंट है वो जजमेंट कुछ भी होने दो, एविडेंस प्लस इमोशंस दोनों भी, चलो ठीक है, ये भी जोड़ लेते हैं, है ना। तो वो जज सेंट्रिक हो गया, ना कि लॉ सेंट्रिक हो गया। तो फिर आप कहना क्या चाहते हैं इस बात? अब मैं ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब वो सेम केस, सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि जिसे जो भी हम लोग डेथ पेनल्टी की बात कर रहे हैं, जज ने जो ट्रायल कोर्ट है उसने कैपिटल पनिशमेंट दे दिया कैपिटल, ठीक है, हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। अब सुनो, अब हाई कोर्ट में क्या हो रहा है कि हाई कोर्ट में कुछ साल के बाद केस पहुंच रहा है, जब भी चलता हो, ठीक है, कुछ साल के बाद केस पहुंच रहा है। अभी इसमें हम आप बोल रहे हो विक्टिम्स प्रोस्पेक्टिव, उस भी हम लोग इसी के अंदर कवर कर लेंगे कि जब हाई कोर्ट में एक केस पहुंचा तो हाई कोर्ट में जो एविडेंस है, हाई कोर्ट में जो एविडेंस है वो इमोशनलेस है।
ऐसा कैसे बोल सकते हो? क्योंकि देयर इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब ऐसा नहीं है। हाँ, मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ जो मैंने समझा हूँ अभी तक का, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर हाई कोर्ट पे एक प्रेशर आता है, क्या प्रेशर? वो जो मीडिया हाईलाइटेड केसेस होते हैं ना, तो विक्टिम और मीडिया ट्रायल बोलना चाह रहे हो ना आप? हाँ, जो मीडिया ट्रायल हो चुका है ऑलरेडी, हाँ, ठीक है, और मीडिया ने डिमांड किया है। डिमांड, मीडिया ने डिमांड कैसे करेगी? मीडिया ने पब्लिक आउटरीच दिखा चलो के ठीक चैनल पे demand। चैनल पे बैठ के डिमांड कर रहे हाँ, हैं ना। मतलब लोगों के इंटरव्यूज लेके आप क्या हाँ, चाहते हो, आप आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो, और एक नैरेटिव तो सेट कर दिया। वो न्यूज़ जजेस ने भी देख ली। ऑब्वियसली ना, जजेस भी तो इसी सोसाइटी का पार्ट है, तो उनके साथ में मोर और लेस इमोशंस तो उतने नहीं है, बट वो जो पब्लिक आउटरीच है वो वहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो वो प्रेशर में आप बोल रहे हो? और उस ऑब्वियसली अगर हम लोग डेटा की बात करेंगे ना, तो फिर वो प्रेशर, देखो एज अ ह्यूमन आप उस प्रेशर से बच नहीं सकते, तो कहीं ना कहीं वो जजमेंट में चीज़ें रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जजमेंट है, ऑन द मेजोरिटी जजमेंट है जिसमें कैपिटल पनिशमेंट जो अपहेल्ड किए हुए हैं हाई कोर्ट में, और वो सुप्रीम कोर्ट में जाके सेट असाइड हो गए। तो ऐसे तो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल पनिशमेंट देने के बाद उसे कोई ना कोई रीजन की वजह से सेट असाइड किया होगा। अब उस पर हम लोग ना सेट असाइड किया होगा। हाँ, थोड़ा सा बाद में आएंगे, क्योंकि अब मैं उसमें जो चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जो अब विक्टिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो ट्रायल कोर्ट ने तो एक ऑर्डर दे दिया, अब हम लोग ना प्रोसेस में जाते हैं, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन ऑफ द एफआईआर टिल द फाइनल जजमेंट ऑफ ट्रायल कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग जब विक्टिम को जस्टिस देने की बात कर रहे हैं, सपोज एज्यूम करते हैं कि कोई रेप एंड मर्डर वाला विक्टिम है, तो हम लोग उसको जस्टिस देने की बात कर रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा आप नहीं बोल सकते। बात समझ रहे हो? एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जस्टिस देने की जो बात हो रही है ना, कि किसी को हैंग करके, किसी को हैंग करके आप जस्टिस देने की बात कर रहे हो, है कि जो व्यक्ति, जो इंसान इस दुनिया में नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बेवजह मारा गया है और ब्रूटल तरीके से मारा गया। अब रही बात समाज में, अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो वो जस्टिस का बेनिफिशियरी है क्या? वो बेनिफिशियरी का पूरा नहीं समाज है, पूरा, तो मतलब मैं पूरा समाज है बेनिफिशियरी, जो इस तो उम्मीद मतलब से जिंदा रहता है। आप समाज, मतलब एक जो पूरा पॉपुलर ओपिनियन है, पॉपुलर ओपिनियन को आप चाहते हो कि कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करे कोर्ट नहीं, कोर्ट एविडेंस और लॉ के आधार पर उसको एग्जीक्यूट। तो मतलब कहीं ना कहीं पॉपुलर ओपिनियन जो है कोर्ट के जजमेंट को अफेक्ट कर रहा है ना। पॉपुलर तो अगर हम लोग वो तो जज की ड्यूटी है, कोर्ट की ड्यूटी है वो चीज को अवॉइड करके एविडेंस के आधार पर अगर ऑर्डर दे। अच्छा, ये आप मानते हो कि एविडेंस के आधार पर ऑर्डर हो तो सही हो, पब्लिक आउटरीच जाने दीजिए, मीडिया ट्रायल जाने दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर एविडेंस कह रहा है तो फिर तो सही होना चाहिए। तो कैपिटल पनिशमेंट की लेकिन जरूरत फिर भी नहीं है ना, जरूरत अभी भी नहीं है, मतलब ऐसा अगर आप सोसाइटी के लिए किसी को फांसी दे रहे हो, ठीक है, आप सोसाइटी को मैसेज दे रहे हो, सोसाइटी को और दूसरे लोगों को भी तो बताया जा रहा है, जो लोग सोच रहे हैं कि हम भी कर लेंगे कभी ऐसा, हम भी किसी को परेशान कर लेंगे, रास्ते जाते हो मर्डर कर लेंगे, रेप कर लेंगे, या फिर मास मर्डर कर देंगे, या फिर टेररिज्म, हमें आतंकवाद बन जाएगा, उसको रोका कैसे जाए फिर? ये बड़ा सारी प्रॉब्लम है, ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। लॉ एंड ऑर्डर एक अलग सब्जेक्ट है, उसके लिए ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं है ना, अभी आपको ना डेटा के हिसाब से अगर बात करूंगा, तो इंडिया के अंदर ही, हम लोग पूरे वर्ल्ड की बात अभी नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर ही हम लोग बात करते हैं, जो मैक्सिमम डेथ पेनल्टीज हो रही हैं वो नॉर्दर्न स्टेट्स में ही हो रही है। नंबर 1 हमारा यूपी है, झारखंड है, और गुजरात है, एमपी है, ये हमारे बैकवर्ड स्टेट्स हैं। इसमें अभी गुजरात थोड़ा बहुत डेवलप हो गया, अच्छा ठीक है, ठीक। और उसका वेस्ट बंगाल है, यहाँ भी ज़्यादा क्राइम्स भी ज़्यादा हैं, डेथ पेनल्टीज भी ज़्यादा है। अच्छा, वेस्ट बंगाल, मतलब वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, झारखंड, ये सारे स्टेट्स में ये रेशियोज होगा उसका। हाँ, रेशियोज है, नंबर ऑफ क्राइम्स ज़्यादा है, बैकवर्ड स्टेट्स हैं ये, तो इसमें तो कोई कंपैरेटिवली बैकवर्ड है, दूसरे कंपेयर करके तो थोड़ा बैकवर्ड है, अब हम आपस में बैकवर्ड नहीं। हाँ, अब जब हम लोग साउदर्न स्टेट्स में जा रहे हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट है, क्राइम भी कम है। नॉर्थ की बात कर रहे हो? मैं साउथ की बात कर रहे हो। नॉर्थ में आपका ऐसा बोलना क्राइम ज्यादा है, डेवलपमेंट कम होने की वजह से, और साउथ में लोगों को एजुकेशन है ना साउथ में। हाँ, तो वही बात है कि जैसे जैसे आप एजुकेशन पे काम करोगे, आप डेवलपमेंट पे काम करोगे,
लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए काम करोगे, वो तो काम चल रहा होगा ना स्टेट का। वो तो बात यही है ना कि मतलब स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के और पब्लिक ओपिनियन को कैटर करने के लिए। नहीं ऐसा नहीं है। देखो जो कानून बने हैं, आप देखो किताब में लिखा हुआ है कि ऐसा ऐसा किया तो उसकी पनिशमेंट डेथ सेंटेंस हो सकती है। वैसे वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आती है चीज़ें, वो डॉक्ट्राइन है जैसे आपने बोला है, उस हिसाब से उसके ऊपर वो चार्जेस एप्लीकेबल है तो उसको वो सज़ा दिया जाए। अब मेरा पॉइंट ये है कि मेरे हिसाब से तो वो सज़ा प्रॉपर है। आपका पॉइंट है नहीं, वो प्रॉपर नहीं है, एबॉलिश होनी चाहिए। ऐसे कुछ जजमेंट्स भी है जहाँ पर कोर्ट ने एक्विटल दी है। जहाँ तक पब्लिक आउटरीच की बात है तो हैदराबाद में भी एक ऐसा इंसिडेंस हुआ, ब्रूटल इंसिडेंस हुआ, जिसमें 4 एक्यूज थे। ये 2019 का इंसिडेंस है। बिल्कुल 4 एक्यूज पकड़े गए, एनकाउंटर हुआ जिनका, उनका एनकाउंटर हो गया। अब एनकाउंटर हो गया तो उसमें किसको जस्टिस मिला? अरे कमाल की बात करते हो आप। देखो ना केस प्रूव हुआ, रही बात ना केस प्रूव हुआ। देखो वो अब जब तक हम लोग वो केस evidence की सब्जुडाइज बात है कर रहे मेरे हिसाब से, और शायद इंक्वायरी भी होगी या हुई होगी, वो केस सब्जुडाइज है। अब रही बात एनकाउंटर हुआ, उन्होंने जस्टिस पहले दे दिया, ये मीडिया में चली बात, और लेकिन अल्टीमेटली विक्टिम जो था ना या थी, जो विक्टिम थी ना, जो उसके साथ में जस्टिस हुआ होगा अगर उन लोगों ने क्राइम किया होगा। अगर उन लोगों ने क्राइम किया होगा तो हाँ, लेकिन अब यहाँ पर यही होता है जब हम लोग है ना कोर्ट देखो, मैं तो अभी इन्वेस्टिगेशन और स्टेट पे हुई नहीं, अगर हम लोग कोर्ट्स को पब्लिक नहीं, ये बात पे मैं अग्री करता हूँ, पॉपुलर ओपिनियन का एग्जीक्यूटर बना देंगे, ये बात पे मैं अग्री तो कर रहा हूँ। फिर इस तरह के एनकाउंटर्स भी कॉमन हो जाएंगे। नहीं, ये बात पे मैं अग्री कर रहा हूँ। पुलिस जो है ना, अगर ऐसे एनकाउंटर्स हो रहे हैं जो फेक एनकाउंटर्स माने जाते हैं लॉ की नज़र में, तो वो नहीं होना चाहिए अगर फेक एनकाउंटर्स है तो। लेकिन आप ये हमारा मुद्दा जो वो हुआ नहीं ना, तो वो एक ही रीजन है। हाँ नहीं, हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा ये पब्लिक आउटरीच था, पब्लिक आउटरीच था। उस पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए ऐसे तो बहुत जगह हुआ है, पब्लिक आउटरीच को कंट्रोल करने के लिए बहुत स्टेट में। एट द एंड वो जो 4 लोग थे विदाउट एविडेंस, विदाउट ट्रायल चलेगा, विदाउट ट्रायल चलेगा ना। चलो अगर मतलब स्टेट, मतलब एट द एंड अगर मैं तो ओपनली कहूंगा कि भाई स्टेट ने उनकी जान ली ताकि स्टेट अपने सर का बर्डन हटा सके। नहीं, वो डेप्थ में मैं नहीं जाता हूँ। मैं इस पॉइंट पे आता हूँ कि देखो कई मर्तबा ये चीज़ें कोर्ट के सामने एविडेंस ऐसे आते हैं कि पनिशमेंट देने पड़ती है, क्योंकि लॉ वो सारी चीज़ें मतलब अलाउ करता है पनिशमेंट देने के लिए। अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं डिस्कशन पे कि आप कोई ऐसा ऑर्डर या जजमेंट बताइए जो डेथ पेनल्टी से कनेक्टेड हो और उसका आउटकम जो है वैसा नहीं हो जैसा होना चाहिए। हाँ, वो सुरेंद्र, जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो डेथ पेनल्टी के अगेंस्ट में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग है वो है कि वंस द डेथ पेनल्टी इज गिवन एंड वंस द पर्सन इज एग्जीक्यूटेड, इट इज़ इरिवर्सिबल। हाँ, इरिवर्सिबल है, ये भी मैं भी ठीक है। ये चीज़ जो है वो इरिवर्सिबल है। और अभी रिसेंटली एक ऐसा जजमेंट आया है जो ये क्लेरिफाई कर देगा कि जजेस से जो एरर होते हैं, जजेस से एरर होते हैं या फिर क्या कोर्ट के सामने एविडेंस ही वैसे होते हैं? नहीं, कोर्ट के सामने सेम एविडेंस, कुछ भी अलग नहीं। एक आदमी जिस पे 13 केसेस है। अच्छा, आप सुरेंद्र कोहली की बात कर रहे हो? सुरेंद्र कोहली की बात कर रहा हूँ। तो सुरेंद्र कोहली के जजमेंट में ऐसा क्या है? देखो, सुरेंद्र कोहली भी पहले तो हम लोग उसका भी बैकग्राउंड समझ लो। निठारी कांड, उस पर तो मीडिया हाईलाइटेड, शायद बनी वेब सीरीज या कोई मूवी बनी। मीडिया हाईलाइटेड था, लोगों का पब्लिक आउटरीच था। ठीक है, एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, 1 या 2, सुरेंद्र कोहली। फिर उसके बाद दूसरा आदमी भी अरेस्ट हो गया। तो सुरेंद्र कोहली का ट्रायल चला। ड्यूरिंग ट्रायल कोर्ट ने उसको कन्विक्शन दे दिया। हाई कोर्ट ने कंफर्म किया। हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया। वो फिर सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। ये जो केस है रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है, डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अब उसका जो लीगल राइट है वो सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में उसे कंफर्म किया कि इससे डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने फिर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, लेकिन अभी उसके पास उसका राइट बचा है ना कि वो मर्सी पिटीशन फाइल कर। पिटीशन हुआ, अब उसने मर्सी पिटीशन भी फाइल कर दिया। अब मर्सी पिटीशन भी उसकी रिजेक्ट हो गई है। अब बिन टाइम में क्या डेवलपमेंट हो रहा है पता? अब देखो, सेम केस रिव्यू पिटीशन भी फाइल हुआ था शायद, तो वो सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल हुआ था। हाँ, रिव्यू हुआ, फिर मर्सी भी सब रिजेक्ट हो गया। तो मतलब जितने भी जजेस ने ऑर्डर दिया वो एविडेंस के बेस पे दिया। फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल फ्रॉम ट्रायल कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट।
सबने एग्री किया कि इसको डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। अब मीन टाइम में डेवलपमेंट ये होता है कि उससे रिलेटेड जो बाकी केसेस थे, 12 केसेस और थे, 12 केसेस मैंने और ऑर्डर थे। पढ़ा है मैंने। 12 केसेस और थे, बिल्कुल, उसमें एक्विटल हो गया। 12 केसेस में एक्विटल हुआ। ये कन्फेशन के बेस पे एक्विटल हुआ कि कोर्ट ने सारे जो एक ही कन्फेशन पे सारे केसेस का आधार बना हुआ था, या आधार सेम कन्फेशन को बना के सारे कन्फेशन केसेस बनाए गए थे। हाँ, इसको ऐसे लेते, एक कन्फेशन पे सारे केसेस बेस का थे। बेस अब ये कन्फेशन 12 केसेस में इसको डिस्कार्ड कर दिया वो कन्फेशन को। लेकिन उससे पहले 2011 में उनको कन्विक्शन हो चुका था उसी कन्फेशन के बेस, उसी कन्फेशन के बेस, उसी एविडेंस के बेस, और उसी कन्फेशन के एविडेंस अलग होगा, कन्फेशन के ऊपर गया। कन्फेशन था, 12 केसेस अलग थे। नहीं एविडेंस में जैसे जो हम लोग रिकवरी की बात कर रहे हैं ना 27, बिल्कुल, तो वो तो सेम ही था ना, वो सेम ही था, वो तो सेम था, बिल्कुल, कन्फेशन भी सेम था। बिल्कुल। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंट हुआ कि उसको वहाँ से एक्विटल हो गया 12 केसेस में। 12 केसेस में एक्विटल अभी 2023 में हुआ शायद, सारे केसेस में, मतलब करते करते 2023 में हुआ। निठारी कांड में जो अक्यूज सुरेंद्र कोहली था, तो उसको ऑलरेडी 2011 में कन्विक्शन हो चुका था सुप्रीम कोर्ट से। 2014 में अगर मैं याद करूं सही से, तो ऑलरेडी उसकी फांसी या डेथ सेंटेंस ड्यू था, और आधी रात को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया 2014 में। 2015 में रिव्यू पिटीशन रिजेक्ट हुआ, आई थिंक। अब रही बात आती है कि ये 10 सालों में उसको डेथ सेंटेंस हुई नहीं, उसको फांसी मिली नहीं, क्योंकि उसके ऊपर 12 केसेस अलग से चल रहे थे। वो केसेस जो है कोर्ट ने वो सारे केसेस में एक्विटल दिया। लेकिन अब फिर था कौन? फिर अब देखो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, अगर सब एक्विटल था तो फिर एक्चुअल एक्यूज तो पकड़ा नहीं गया। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है, सिंपल सी बात है ना। हाँ, तो यहाँ ऐसा समझ में आ रहा है एविडेंस के आधार पे। मैं किसी को लेबल नहीं, यहाँ भी तो स्टेट का ही फेलियर है ना। हाँ, मैं किसी पे लेबल नहीं, यहाँ भी स्टेट का ही फेलियर है। बिल्कुल, कि भाई जिनके साथ गलत हुआ उनका गलत करने वाला कौन है, वो तो आया नहीं ना, क्योंकि एक्विटल हुआ तो समझ में आता है कि एक्विटल हुआ। कोई और एक आदमी था, उसको मतलब ट्रायल से लेके सुप्रीम कोर्ट तक, मैं इस पॉइंट पर हूँ कि एरर किसी से भी हो सकता है, और डेथ पेनल्टी जो है वो इरिवर्सिबल है। एक मर्तबा किसी को आपने एग्जीक्यूट कर दिया, वापस से नहीं जिंदा होगा। हाँ, तो सुरेंद्र कोहली एग्जीक्यूट होने वाला था। बिल्कुल, सुरेंद्र कोहली का एग्जीक्यूशन आधी रात में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। ये भी रात में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई गई, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 वीक का स्टे दिया है। फिर उसके बाद ओपन कोर्ट हियरिंग हुई एज पर द लॉ। बिल्कुल, एज पर द लॉ ही थी। एज पर द लॉ ओपन कोर्ट हियरिंग हुई है, और दिसंबर 2025 में उसे एक्विटल दे दिया गया। सुरेंद्र कोहली एक्विट हो गए। क्या बेस पे? मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माना 2011 का ऑर्डर गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो डेथ पेनल्टी दी थी वो मिस्टेक हो गई थी, वो गलत। तो ये कब माना? जब ये 12 केसेस में एक्विटल हुआ, और ये 12 केसेस का जो बेस था वो था एक कन्फेशन। वो कन्फेशन के बेस पे टोटल 13 केसेस थे, जिसमें से एक केसेस पे डेथ पेनल्टी हो गई थी। 12 केसेस चल रहे थे, वो केसेस एक्विटल हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक वो मैटर गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी वो 12 केसेस में एक्विटल दिए, और जब 2025 में क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या ये चीज़ मानी कि भाई वो गलती हो गई? सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ एडमिट करने की तो कोई ज़रूरत बची नहीं है ना। हाँ, ये तो ओपन हो गया कि निठारी कांड जो मीडिया हाईलाइटेड केस हो, अगर 2014 में सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट किया है, ऐसा भी नहीं है कि सीबीआई ने तो एविडेंस वीक था। मैं किसी भी पॉइंट पे नहीं हूँ, मेरा एक सिंपल सा पॉइंट है कि अगर सुरेंद्र कोहली एग्जीक्यूट हो जाता तो आज तो ये क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड हो नहीं पाता। उसका इनोसेंस क्या लोगों के सामने आता? नहीं आता। तो हम लोग कोर्ट को ऐसा पावर क्यों दे रहे हैं? कोर्ट को पावर नहीं, ऐसा कह सकते या फिर लॉ एविडेंस के बेसिस पर लॉ में ऐसी चीज क्यों है जो आप किसी की जान लेने के बाद वापस नहीं कर सकते? वो तो इरिवर्सिबल है, वो तो हमारी बात हो चुकी। क्योंकि इसके पहले कलकत्ता वाले केस में ऐसा हो चुका है। कैसा हो चुका है कि बाद में फॉरेंसिक डेटा पे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। तो हम लोग सुरेंद्र कोहली जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है ना कि जब बात होती है कि एक इरिवर्सिबल पनिशमेंट की, अगर सुरेंद्र कोहली को सपोज लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता, वो जेल में रहता, मीन टाइम में ऐसा डेवलपमेंट होता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। और अगर लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता,
एग्जीक्यूट हो जाता तो ये सच्चाई सामने आती नहीं कि वो मतलब बेगुनाह है। ये वो बेगुनाह है, क्योंकि एविडेंस कह रहा है उसे बेगुनाह है, तो वो हिसाब से और हम भी कह रहे हो सेम बेगुनाह सॉर्ट ऑफ एविडेंस जो है उसको गुनहगार मान रहे हैं। है। सेम सॉर्ट ऑफ सेट ऑफ एविडेंस उसको 2011 में सुप्रीम कोर्ट भी मान रही है कि वो गुनहगार है और उसे डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। और 2026 में अच्छा, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में भी आ रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी आ रहा है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर में भी आ रहा है। मतलब इसके पब्लिक आउटरीच भी है, पब्लिक आउटरीच, मीडिया ट्रायल भी है, मीडिया ट्रायल, मतलब कोर्ट के सामने एविडेंस भी है। हम ये भी कह सकते हैं कि एक्चुअल अक्यूज जो इन्वेस्टिगेशन मशीनरीज होती है या जो ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी है कोर्ट के सामने प्रॉपर अक्यूज या फिर जिसने भी क्राइम किया है उसे कोर्ट के सामने लाया जाए और प्रॉपर एविडेंस के साथ लाया जाए। अगर वो सही में गुनहगार है, प्रॉपर एविडेंस के साथ में कोर्ट के सामने उससे चार्जशीट फाइल की जाए, और फिर बाकी काम आता है स्टेट का, प्रोसिक्यूशन का, वो केस को चलाने का। उसके बाद जो जज का काम आता है, फिर जज अपने ऑर्डर्स देते हैं, फिर जाती है अपील, फिर उसके ऊपर जाती है फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अगर काम नहीं कर रही सही, वो अक्यूज सच्चा है या झूठा है, तो कोर्ट को कभी पता ही नहीं चलेगा। और इतने साल लग गए ये डिसाइड करने के लिए कि ये बंदा बेगुनाह है, सुरेंद्र कोहली। अच्छा, अब एक चीज़ ये है कि क्योंकि कोर्ट ने इतने सालों के अंदर जो विक्टिम है उनको भी तो जस्टिस नहीं मिला ना, नहीं मिला जस्टिस। कोर्ट अच्छा, ने अगर सुरेंद्र कोहली को फांसी हो जाती तो भी तो उनको जस्टिस नहीं मिलता। जस्टिस कैसे नहीं मिलता? अगर ऐसा कहो नहीं, कि एक्चुअल अक्यूज को फांसी हो जाती, अगर एक्चुअल मुजरिम को फांसी हो जाती, तो उसको विक्टिम्स को जस्टिस मिलता। मतलब अभी के लिए हम लोग बोल ये हम तो सुप्रीम कोर्ट के साथ में जा रहे हैं। बट अगर हम लोग सुरेंद्र कोहली की बात कर रहे हैं तो इन शॉर्ट अब फाइनली कंक्लूड तो यही करना पड़ेगा ना कि ना विक्टिम्स को जस्टिस मिला, बिल्कुल, और हाँ इस मामले में तो नहीं मिला इस ना। मामले में। तो अब हम इस एपिसोड को यहाँ पर स्टॉप करते हैं और और ये बात समझ लेते हैं और इसको कंटिन्यू करेंगे फिर कंटिन्यू करेंगे और ये बात समझ लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी गलतियां होती है। अब वो गलतियां क्यों होती है वो हमको नहीं पता। 2011 में सुरेंद्र कोहली के मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन दिया, डेथ सेंटेंस अफर्म किया, 2014 में स्टे दिया, 2015 में रिव्यू कैंसिल किया, उसके बाद में भी बहुत डेवलपमेंट हुए होंगे। 12 केसेस में वो एक्विटल हुआ, फिर वही आधार जो उसका कन्फेशन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से पुनर्विचार करके 2026 में जो हमारे लॉयर्स है, मैं अपनी लॉयर्स कम्युनिटी जो है उसको भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और जो सीनियर लॉयर है चौधरी सर, उन्होंने मतलब क्या मेहनत की होगी, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने ये कोर्ट के सामने फैक्ट्स लेकर आए, सैल्यूट है उनको। एक बेगुनाह को उन्होंने फांसी की सज़ा से बचा लिया, फांसी के फंदे से उतार के लेकर आए। बिल्कुल। तो हम इसे फिर से डिस्कस करेंगे। एडवोकेट फिरोज, शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। फिर मिले, थैंक यू।